गुल्लो रसगुल्लियों गुल्ले भी बचाएंगे, चाशनी भी बता देगी, पापा की परियां भी बताएंगी, मम्मी के मगरमच्छ भी बताएंगे। केम छो, मोजा में छो कि जूता में छो, क्या हाल चाल, जल्दी लिख भेजो मुझे अपना हाल चाल। गुल्लू बेटा तू भी बता, झंडू तू भी बता, गोचू भी बताएगा। गोचू राम जल्दी बता मेरे बच्चा, क्या हाल चाल है रे गोचू। यस जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। क्या बात क्या बात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी रसगुल्लियों को। जल्दी जल्दी जल्दी, वाह भाई वाह, ताबड़तोड़ जनता जुड़ रही है। रोजी, यूसुफ, दिलखुश, आकांक्षा, जया, स्काई सर का लाडला भी जुड़ चुका है। हाँ भाई साहब, और जनता भी जुड़ रही है। मीना, करिश्मा, प्रदीप, सागर, नितिन, रिजवान, आराध्या, शिवम, ज्योति, अनिल, आशीष प्रजापत, जोबिया, शना, साक्षी, खुशी, सत्यम, गीता, मुस्कान, दीपाली, सुनील, इब्राहिम, सरवण, रुखसाना, शिखा, सना, दिव्या, कुसुम, शीतल, बस बहुत सारे लोग ताबड़तोड़ जुड़ रहे हैं। क्या बात क्या बात क्या बात, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। चलो भाई, अब मुझे एक बार बता दो मेरे रसगुल्लियों की, क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो स्क्रीन पे लिख दो क्लियर सर, जल्दी से। फिर हम आज का जबरदस्त जिंदाबाद बवंडर लेक्चर शुरू करते हैं। जल्दी बताओ मेरे दोस्त, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मैं भी एकदम जबरदस्त हूं, जिंदाबाद हूं, और आप लोगों से सुबह सुबह मिलके दिल और गार्डन गार्डन हो गया है। यस क्लियर है। तो अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है, एकदम जबरदस्त है, जिंदाबाद है, तो जल्दी से मोह माया को त्याग कर, टेंशन फ्री होकर, दिमाग के अपने खिड़की दरवाजे खोलकर, एकदम फैल कर पसर कर बैठ जाओ। अगले 1.5 से पौने 2 घंटे के टाइम में हम बड़ा ही बवंडर कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर जबरदस्त होने वाला है। यस चले भैया, तो करते हैं हम आज की कहानी शुरू। यस बता दो भैया, आराम से बैठ गए ना पसर के? अरे पसर के बैठ गए, खिड़की दरवाजे दिमाग के खोल के पसर के बैठ गए ना? जल्दी बताओ, बैठ गए कि नहीं बैठ गए? जल्दी बताओ, फिर हम बवंडर लेक्चर शुरू करते हैं। यस यस सर, एकदम बैठ गए गुरुजी, पसर गए हैं। चलो भैया, तो याद होगा हमने पिछले लेक्चर में आप लोग जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मानव जनन मानव प्रजनन चैप्टर शुरू कर दिया था, और उसमें नर जनन तंत्र के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने नर के वृषण के बारे में कुछ बातें शुरू करी थी कि वृषण जो होता है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, स्क्रोटम में, वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण की उत्पत्ति जो होती है वो मीजोडर्म से होती है। ये अंडाकार संरचना है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और इस वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो थी वो थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसकी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई थी। हमने ये भी बोला था कि जब भी वृषण को देखोगे तो वृषण एक सघन आवरण से आवृत होता है। चले, आज हम बात शुरू कर रहे हैं कि सर ये तो बाहर से बताया था, अब बताइए अगर वृषण की आंतरिक संरचना को देखें तो वृषण कैसा दिखाई देता है। चलो भाई, हमने मान लिया था ये वृषण था, अब इसको तरबूज की तरह काट डाला और मैं उसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। हम आपसे बात कर रहे हैं दोस्त वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में। हमने बोला ये वृषण है, और अगर इस वृषण को देखें तो भाई साहब ये मेरे पास वृषण है, ये इस वृषण की है पृष्ठ सतह है। कौन सी सतह बेटा? पृष्ठ सतह। ये वृषण की कौन सी सतह है? पृष्ठ सतह। ये जो आगे की साइड आपको दिखाई दे रही है मेरे दोस्त, ये वृषण की कौन सी सतह है? ये जो आगे की साइड दिखाई दे रही है ये मेरे पास है अधर सतह। ये जो आगे की तरफ दिखाई दे रही है ये मेरे पास है वृषण की अधर सतह। बोला सर ठीक है, होता क्या है? हमने कहा कि अगर आप वृषण को बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देख रहे होंगे तो इस वृषण की अधर सतह पर भी आपको आवरण दिखाई देगा। वृषण की अधर सतह पर भी आपको
आवरण दिखाई देगा। हमने बोला ये आवरण था जो वृषण की अधर सतह पर आपको दिखाई देगा। चले, ये दोहरा आवरण है। ये कैसा आवरण है? दोहरा। तो जब भी वृषण के बारे में बात करके चले तो एनसीईआरटी माता ने तो केवल ये लिखा है कि वृषण जो है उस वृषण पर एक सघन आवरण पाया जाता है, लेकिन याद रखना वृषण पर टोटल मिला के 3 आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं? 3 आवरण होते हैं। एक तो ये हरे वाला आवरण जो 2 परतों का आवरण है। ये हरे वाला आवरण जो कितनी परतों से बना है मेरे बच्चे? 2 परतों से बना है। इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्यूनिका, इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस ये अपने पास वृषण का सबसे बाहर वाला आवरण है। सबसे बाहर वाला आवरण है। अब बताओ ये बाहर वाला जो आवरण था क्या ये पूरे के पूरे वृषण को घेरे हुए था? आप कहोगे नहीं, ये तो वृषण की अधर सतह पर ही था। तो मैं कह दूं ये 2 परतों का बना हुआ है, इसलिए कैसा हुआ? दोहरा आवरण हुआ। तथा पूर्ण हुआ कि अपूर्ण? जल्दी बताओ, पूर्ण हुआ कि अपूर्ण? अरे दोहरा आवरण है, बताओ मेरे पास ये दोहरा आवरण जो है ये पूर्ण हुआ कि अपूर्ण? ये पूर्ण हुआ कि अपूर्ण? तो आप क्या कहोगे कि ये द्विपरतीय है तथा कैसा है? अपूर्ण आवरण है। तथा कैसा है? अपूर्ण आवरण है। तो हमने बोला ये मेरे पास है द्विपरतीय तथा अपूर्ण आवरण। ये मेरे पास है द्विपरतीय है तथा कैसा आवरण है? अपूर्ण आवरण है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चे ये सफेद रंग वाला आवरण। उसके बाद दिखाई दे रहा होगा आपको ये सफेद रंग वाला आवरण। आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये सफेद रंग वाला आवरण जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ट्यूनिका। इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ध्यान रखना ये सफेद रंग वाला आवरण पूरे के पूरे वृषण के चारों तरफ है, इसलिए हमने बोला ये कैसा आवरण है? हमने बोला ये मेरे पास है पूर्ण आवरण। ये मेरे पास है पूर्ण आवरण। ये मेरे पास है पूर्ण आवरण। तीसरा आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला आवरण दिखाई दे रहा होगा जो कि आपको कुछ लाल रंग का सा दिखाई दे रहा है। यस, ये वाला आवरण दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलरिस। इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलरिस। और ये ट्यूनिका वैस्कुलरिस नाम से ही पता चल रहा है कि ये हाईली वैस्कुलर है। इसमें रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है, इसलिए मैंने लिखा ये मेरे पास है अत्यधिक, ये मेरे पास है अत्यधिक संवहनीय। ये मेरे पास है अत्यधिक संवहनीय। ये मेरे पास है अत्यधिक संवहनीय। ये मेरे पास है वो है अत्यधिक संवहनीय। तो कुल मिला के हमने बोला टोटल कितने आवरण हुए? हमने बोला कुल मिला के मेरे पास ये 3 आवरण हुए। और ये तीनों के तीनों क्या है? वृषण के आवरण। ये तीनों के तीनों मेरे पास जो है यही मेरे पास है वृषण के आवरण। यही तीनों के तीनों मेरे पास है, यही मेरे पास है वृषण के आवरण। यही मेरे पास है वृषण के आवरण। अब बात होगी कि वृषण के आवरण तीनों हैं, लेकिन एनसीईआरटी माता ने जिस सघन आवरण के बारे में बात कर रखी है वह ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसने केवल और केवल इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में बात कर रखी है और बात नहीं कर रखी है। तो जल्दी से पहले इतनी सी बात को नोट कर लीजिए, जल्दी से इतनी सी बात को नोट कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। यस, जल्दी से नोट कर लीजिए। यस, जल्दी नोट कर लीजिए।
और जल्दी नोट कर लीजिए, और नोट हो गया तो मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए। अगर नोट हो गया तो मुझे बता दीजिए। यस, नोट हो गया तो मुझे बता दीजिए। यस, नोट कर लिया। अब मैं एक छोटा सा सवाल तुम्हारी तरफ फेंकता हूं, जल्दी से उस सवाल का जवाब देना। सवाल लपकने के लिए रेडी हो? जल्दी बोलो, आर यू रेडी? सवाल फेंक दूं क्या, लपक लोगे? जल्दी बोलो, सवाल फेंक दूं क्या, लपक लोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बोला सर बिल्कुल लपक लेंगे। फेंक दो गुरुजी, फेंक दो गुरुजी, लपक लेंगे, फेंक दो गुरुजी। तो भाई सुनो, अगर कोई पूछे कि ट्यूनिका वेजाइनलिस आवरण वृषण की कौन सी सतह पर पाया जाता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस आवरण वृषण की कौन सी सतह पर पाया जाता है, तो क्या जवाब दोगे? जल्दी बताओ, क्या जवाब दोगे? जल्दी बताओ। यस, वेंट्रल साइड पे। बहुत अच्छा जवाब, अधर सतह पे, वेंट्रल साइड पे होता है। शाबाश। अब बात था गुरुजी, ये तो हमने मोटा मोटा पढ़ लिया कि वृषण के चारों तरफ जो सघन आवरण थे वो एग्जैक्टली में 3 थे, कौन कौन से थे उनके बारे में बात कर ली। अब यहां पे देखो, अगर वृषण को देखें तो उसके अधर वाली सतह की तरफ ये चैम्बर बने हुए, ये कक्ष बने हुए दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? बोला हाँ सर, ये चैम्बर बने हुए दिखाई दे रहे। एग्जैक्टली में इन चैम्बर्स की क्या कहानी है, ये कौन से चैम्बर है? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हमने बाकी सारे आवरण हटाए और हम बात कर रहे हैं कि भैया वृषण को देखोगे तो वृषण के अंदर हमें ये चैम्बर्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा कि वृषण के अंदर हमें ये चैम्बर्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कक्ष बने हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? हाँ, इन कक्षों को क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें बोलते हैं वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, दैट इज वृषण पालिका। इन्हीं को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, दैट इज वृषण पालिका। इन्हीं को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, दैट इज वृषण पालिका, वृषण पालिका। बोला सर ठीक है। पूछेगा सर आप बताओ ये एक वृषण है, हमने कहा हाँ। आप बताओ एक वृषण में ये टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितनी होती है? भैया ध्यान रखना, एक वृषण में ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होते हैं इनकी संख्या होती है लगभग 250, लगभग 250। तो जब भी पूछे बताओ प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में वृषण की प्रत्येक वृषण में टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या, तो मैंने बोला जब भी पूछे प्रत्येक वृषण में संख्या, जब भी पूछे बताओ प्रत्येक वृषण में संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना इनकी संख्या होती है लगभग 250। तो जब भी बोले बताओ प्रत्येक वृषण में संख्या कितनी होती है, हमने बोला प्रत्येक वृषण में संख्या होती है इनकी लगभग 250। बोला सर ठीक है। गुरुजी एक बात बताओ, आपने कहा प्रत्येक वृषण में टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितनी होती है? आपने बोला 250 होती है। अगर हम हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का अध्ययन करें तो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल को देखोगे तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ऐसी कुंडलित नलिकाएं हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है? ऐसी कुंडलित नलिकाएं हैं। ये लो, ऐसी कुंडलित नलिकाएं हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ऐसी कुंडलित नलिकाएं हैं। ये लो, ऐसी कुंडलित नलिकाएं हैं। ये लो, किसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, और किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। ये जो कुंडलित नलिकाएं हैं
ये हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है। कितनी होती है? 1 से 3 होती है। मिनिमम 1 होगी, मैक्सिमम 3 होगी। पूछेगा सर ये पीले रंग वाली जो नलिका है, इन पीले रंग वाली नलिका को क्या कहते हैं? बेटा इन्हें ही बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन्हें ही बोलते हैं सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स। इन्हें ही क्या बोलते हैं? इन्हें ही बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन्हें ही क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, जब भी बोले कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, हमने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वो दिखाई दे रही है। पूछेगा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है? हमने बोला कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा कितनी? 3। तो हमने ये बात लिखी कि प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। अब पूछेगा गुरुजी आपने कहा प्रत्येक में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी है? 1 से 3। पूछेगा सर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में क्या खास बात है? एक एक खास बात बताओ। इनका रंग कैसा है? बेटा मैंने भी ये पीले रंग की बताई है। कैसे रंग की? पीले रंग की। और वास्तविकता में भी इनका रंग कैसा होता है? पीला ही होता है। वास्तविकता में भी इसका रंग कैसा होता है? पीला ही होता है। तो सबसे पहली बात, ये मेरे पास है अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं, ये अपने पास है। वो है मेरे पास बेटा अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं। कौन? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं हैं। अगली बात ये कि ये नलिकाएं जो होती है इनका रंग कैसा होता है? अगर कोई पूछे रंग कैसा, तो हमने बोला पीला रंग। इनका रंग कैसा होता है? हमने बोला इनका रंग जो होता है वो पीला रंग होता है। पूछेगा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी? तो देखो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में मिनिमम कितनी? 1, मैक्सिमम कितनी? 3। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक मैं बात करके चलूं टेस्टिकुलर लोब्यूल में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। याद रखना ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये ही वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो मैंने बोला ये वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। हमने बोला ये क्या है? हमने बोला ये वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कौन? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगली बात पूछेगा, बोला गुरुजी एक बात बताओ इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? एग्जैक्टली में इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का, शुक्राणु का। तो मैंने बोला ये शुक्राणु निर्माण का स्थल है। ये शुक्राणु निर्माण का स्थल है। तो जब भी बोले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, तो हमने बोला ये शुक्राणुओं के निर्माण का स्थल है। अब बोला सर ठीक है, अब हुआ क्या? हमने देखा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो था, बड़े ध्यान से देखना, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो था, उस हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो था उससे क्या निकली? उसके अंदर प्रेजेंट थी अपने पास मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके इस छोटी और स्ट्रेट नलिका में खुली। कहां खुली? मैंने ये जो गुलाबी रंग से बनाई ये छोटी और स्ट्रेट नलिका बनाई।
ये जो छोटी तथा स्ट्रेट नलिका मैंने ये गुलाबी रंग से बनाई है मेरे बच्चे, इस छोटी और स्ट्रेट नलिका को ही अपन बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। ट्यूब्यूली रेक्टाई। तो जब भी कोई पूछे ये गुलाबी रंग वाली क्या है, हमने बोला यही मेरे पास है ट्यूब्यूली रेक्टाई। यही मेरे पास है ट्यूब्यूली रेक्टाई। नाम याद रखना है, ट्यूब्यूली रेक्टाई। तो ट्यूब्यूली रेक्टाई क्या है? हमने बोला ये छोटी तथा सीधी नलिका है। ये छोटी तथा सीधी नलिका है। तो हमने बोला ये क्या है? हमने बोला ये मेरे पास है छोटी तथा सीधी नलिका। सीधी नलिका। पूछेगा गुरुजी आप बताओ, ये जो मेरे पास ट्यूब्यूली रेक्टाई है, छोटी सीधी नलिका, ये कहां जाके खुलती है? बेटा ये छोटी और सीधी नलिका जो ट्यूब्यूली रेक्टाई है, ये एग्जैक्टली में इधर वाले चैम्बर में खुलती है, जो किधर है? पृष्ठ सतह की तरफ। और इस पृष्ठ सतह की तरफ ये जो चैम्बर होता है, इस चैम्बर को अगर हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहां पर नलिकाओं का जाल पाया जाता है। यहां पर नलिकाओं का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। ये लो, यहां पर नलिकाओं का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। ये जो नलिकाओं का जाल हमें दिखाई दे रहा है, जिसे बोलते हैं वृषण जालिका, रिटेटेस्टिस, इसे ही बोलते हैं वृषण जालिका। इसे बोलते हैं वृषण जालिका, दैट इज रिटेटेस्टिस। ये रिटेटेस्टिस क्या है? हमने बोला ये नलिकाओं का जाल है। ये नलिकाओं का जाल है। ये नलिकाओं का जाल है। यस, तो ये मेरे पास है वृषण नलिकाओं का जाल। तो हमने बोला ये मेरे पास क्या है? हमने बोला ये वृषण नलिकाओं का जाल है। नाम ही आ गया जालिका, तो नलिकाओं का क्या है? जाल। बोला सर ठीक है, हुआ क्या? आगे क्या कहानी हुई? अब बड़े ध्यान से देखना, लोग सवाल पूछेंगे आपसे। वो सवाल पूछेंगे कि भाई आप हमें ये बताओ कि ये जो रेटेटेस्टिस है, ये वृषण की कौन सी सतह पर पाया जाता है? ये वृषण की कौन सी सतह पर पाया जाता है? तो बेटा याद रखना, ये कौन सी सतह है? अधर सतह। ये कौन सी सतह है? अधर सतह। इधर वाली कौन सी सतह है मेरे बच्चे? ये मेरे पास है पृष्ठ सतह। इधर की साइड वाली कौन सी सतह है? पृष्ठ सतह। तो जल्दी मुझे लिख के जवाब दो कि रेटेटेस्टिस है वो कौन सी सतह पर पाया जाता है? अधर सतह पर पाया जाता है कि पृष्ठ सतह पर? जल्दी बताओ, रेटेटेस्टिस है वो कौन सी सतह पर पाया जाता है? अधर सतह पर कि पृष्ठ सतह पर? बंटी, जया, सबका जवाब आ रहा है। पूजा, करिश्मा, शिवांगी, सर डोर्सल साइड पे, सर पृष्ठ सतह पे। एकदम सही बात। अब बड़े ध्यान से देखना भैया, ये गोल गोल चक्री जो मैंने बनाई, ये वृषण था। वृषण यहां पे खत्म हुआ। वृषण के बाद हमने एक चीज नोट करी, क्या? कि इस वृषण की पृष्ठ सतह को देखें तो इस वृषण की पृष्ठ सतह पर ही हमें यह संरचना दिखाई दी। इस वृषण की पृष्ठ सतह पर ही हमें यह संरचना दिखाई दी। यह संरचना दिखाई दी वृषण की पृष्ठ सतह पर। आप देखिए हमें यह संरचना दिखाई दी। बेटा वृषण की पृष्ठ सतह पर यह जो संरचना है इसे बोलते हैं अधिवृषण। इसे क्या बोलते हैं? अधिवृषण। तो जब भी कोई कहे अधिवृषण कहां पर पाया जाता है, तो आप कहोगे वृषण की पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। यही संरचना क्या है? अधिवृषण। अब इस अधिवृषण को अगर हम देखें तो इस अधिवृषण के अपने पास टोटल मिला के 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग। ये जो भाग है इसको बोलते हैं कैपुट, दैट इज हेड। इसका ये भाग है, इसे बोलते हैं कॉर्पस, दैट इज बॉडी। इसका ये लास्ट वाला भाग है, इसको बोलते हैं कोडा, दैट इज टेल। दैट इज
टेल, दैट इज टेल। हमने बोला इन तीन भागों से मिलके ही बनता है, तीन भागों से मिलके ही बनता है अधिवृषण। इन तीन भागों से मिलके ही बनता है अधिवृषण, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। इन तीन भागों से ही मिलके बनता है अधिवृषण, जिसको हम बोल के चलते मेरे बच्चे एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, पूछेगा सर ये अधिवृषण कहां होता है? मैंने बोला वृषण की पृष्ठ सतह पर। वृषण कितने थे? 2। तो अधिवृषण जो है वो भी कितने होंगे संख्या में? 2। और मैंने बोला ये कहां पर? मैंने कहा प्रत्येक वृषण की पृष्ठ सतह पर स्थित। तो हमने ये बात बोली, ये कहां पर स्थित? हमने बोला प्रत्येक वृषण की पृष्ठ सतह पर स्थित, सतह पर स्थित होता है। प्रत्येक वृषण की पृष्ठ सतह पर स्थित होता है। बोला सर ठीक है। अब सवाल था सर स्पर्म का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुआ। बोला हाँ। उसके बाद कहां गया? हमने बोला ट्यूब्यूल इरेक्टाई में आया, उसके बाद रेटेटेस्टिस में, फिर कहां जाएगा? हमने बोला फिर कहां जाएगा? अरे आगे स्पर्म पहुंचना चाहिए इस अधिवृषण में, तो पक्का यहां से वृषण को अधिवृषण में लेके जाने के लिए कोई ना कोई तो संरचना चाहिए। बोला यस सर, कोई ना कोई तो संरचना चाहिए। तो हुआ ये कि इस वृषण जालक से अपने पास कुछ नलिकाएं निकली। हमने बोला ये लाल रंग की जो आपको दिख रही है ये नलिकाएं निकली। ये लो, ये लाल रंग की नलिकाएं दिखाई दे रही। बेटा ये लाल रंग की नलिकाएं जो आपको दिखाई दे रही है, इन लाल रंग की नलिकाओं को ही हम बोल के चलते हैं वासा इफिरेंसिया। क्या बोल के चलते हैं? इन्हें ही बोल के चलते अपन वासा इफिरेंसिया। इन्हें ही बोल के चलते हैं वासा इफिरेंसिया। और इन वासा इफिरेंसिया को ही बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं। हाँ जी, इन्हीं को बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं। इन्हीं को बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं। जब भी बोले कि गुरुजी आप हमें एक बात बता दो, पूछेगा क्या ये शुक्रवाहिकाएं जो होती है, ये शुक्रवाहिकाएं क्या काम करती है? बेटा आप देखो कि शुक्रवाहिकाओं का कुछ भाग तो वृषण के अंदर प्रेजेंट है और फिर आगे जाके किस में खुल रही है? एपिडिडाइमिस में खुल रही है। तो हमने बोला वो पूछेगा कौन सी नलिका है जो शुक्राणु को वृषण से बाहर लेके डालती है, वृषण के बाहर डालती है। तो आप कहोगे कि वृषण से बाहर जब भी शुक्राणु निकलेगा जाके किस में गिरेगा? अधिवृषण में। तो कौन सी नलिकाएं हैं? हमने बोला वासा इफिरेंसिया। और वासा इफिरेंसिया की अगर कोई कहे संख्या बताओ, तो बेटा याद रखना इनकी संख्या जो होती है वो होती है 10 से 12। ये क्या काम करती है? हमने बोला ये वृषण से शुक्राणुओं को एपिडिडाइमिस में डालती है। तो ये क्या काम करती है? वृषण से शुक्राणुओं को एपिडिडाइमिस में डालती है। तो हमने बोला क्या काम करती है? हमने बोला वृषण से शुक्राणुओं को अधिवृषण में डालती है। अधिवृषण में डालती है। कौन? वासा इफिरेंसिया। चले अब शुक्राणु जो थे वो इस एपिडिडाइमिस में आ गए। और एपिडिडाइमिस के कौन से भाग में आ गए मेरे बेटा? कैपुट भाग में, हेड भाग में। उसके बाद कहां गए? कॉर्पस में। कॉर्पस के बाद गए उसके टेल भाग में, कोडा में। और फिर क्या हुआ? जब अपने पास ये कोडा में पहुंच गए तो क्या हुआ बेटा? ये जो कोडा भाग था, इस कोडा भाग से निकली नलिका। ये लीजिए, इस कोडा भाग जो था ये आगे जाके इस नलिका में कंटिन्यू हुआ। ये कोडा भाग जो था ये आगे जाके इस नलिका में कंटिन्यू हुआ। और आपको बता दूं
ये नलिका जिसमें जाके ये कोडा भाग कंटिन्यू हुआ, ये नलिका जिसमें जाके ये कोडा भाग कंटिन्यू हुआ। बेटा इस नलिका का ही नाम है, इस नलिका का ही नाम है शुक्रवाहक, वास डिफरेंस। इसी को बोलते हैं अपन वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, दैट इज शुक्र वाहक, वास डिफरेंस दैट इज शुक्र वाहक, वास डिफरेंस दैट इज शुक्र वाहक। अब सीधी सीधी सी बात निकल के आई, जब भी बोले ये शुक्र वाहक है, बोला हाँ, बोलेगा शुक्र वाहक कहां से निकलती है, तो आप याद करो इस शुक्र वाहक की उत्पत्ति किससे हुई है, एपिडिडाइमिस के टेल भाग से, कोडा भाग से, एपिडिडाइमिस के टेल भाग से, कोडा भाग से। तो शुक्र वाहक की उत्पत्ति कहां से हुई, मैंने बोला इसकी उत्पत्ति अधिवर्षण के कोडा भाग से होती है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इसकी उत्पत्ति अधिवर्षण के कोडा भाग से होती है, कोडा भाग से होती है। बेटा पहले आप इतनी सी बात नोट कर लीजिए इस डायग्राम में, फिर मैं डिटेल में बात करता हूं आपसे अधिवर्षण के बारे में, डिटेल में बात करता हूं मैं आपसे, वो बात करता हूं इस वास डिफरेंस के बारे में, इस वास डिफरेंस के बारे में, इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में बात करता हूं। पहले इतनी सी बात जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए। नोट कीजिए, नोट कीजिए। बेटा ये पिंक वाला है, इसी का नाम है अधिवर्षण, जिसके तीन भाग है, तीन भाग है, इसी को बोलते हैं अधिवर्षण, दैट इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये पिंक वाला है, इसी को बोलते हैं बच्चे एपिडिडाइमिस, अधिवर्षण। डायग्राम को बनाना है, पूरा खेल ही डायग्राम का है। अरे बायोलॉजी सब्जेक्ट ही डायग्राम से पढ़ने का है, लंबी चौड़ी कथा लिखने का नहीं है, डायग्राम से पढ़ने का है। तो डायग्राम बिल्कुल बना लो, डायग्राम बिल्कुल बना लो, यस यस यस। फिर मैं इस अधिवर्षण के बारे में आपको कहानी सुनाता हूं, मैं आपको कहानी सुनाता हूं, वो कहानी सुनाता हूं इस वास डिफरेंस के बारे में। यस, समझते समझते कहानी सुनेंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। संध्या नाम की बालिका पूछ रही, सर एपिडिडाइमिस का क्या कार्य है। बेटा मैं 15 बार बात बोल चुका हूं, अगर भगवान ने सही कान दिए हैं और सुनने की क्षमता नॉर्मल है तो मैंने बार बार ये बोला है कि इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर मैं इस एपिडिडाइमिस के बारे में और इस वास डिफरेंस के बारे में डिटेल में बात करता हूं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, तो अगर कान नहीं है तो अच्छे ईएनटी वाले डॉक्टर से मिलकर उनको साफ सुफ करवाए और उनका आवाज को सुने, है ना। भेड़ चाल ना चले, भेड़ चाल ना चले। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ यार, यार लपेटने की बात नहीं है, मैं खुद 5 बार बोल चुका हूं कि इसको और इसको अभी पढ़ते हैं, इसको और इसको अभी पढ़ते हैं। इसका क्या करे, पहले जो बताया उसको तो पढ़।
मतलब ऐसे लगा कि तुम भांग भूंग खा के बैठे हो यहां पे क्लास में, आप सुन ही नहीं रहे हो कि क्या है क्या नहीं। अब रुको ना 2 मिनट, नोट करो बेटा। कोई बालक लिख रहा है सर 4 बजे भी क्लास लेना है। बेटा तू इस 11 बजे वाली क्लास में तो निहाल कर ले, 4 बजे वाले में भी ऐसा ही तीर मारेगा जैसा अभी मार रहा है ना। वो पढ़ाई लिखाई करने वाला जो है वो ये सोचता है कि अभी की क्लास में शांति रखूं, 4 बजे कौन सी तोप चलाएगा, वो 4 बजे भी ऐसी चलाएगा जो अभी चला रहा है, और आज वैसी ही तोप चलाएगा जैसी कल चलाई थी, है ना। तो ये रहने दे। और एक लड़की जो है भाई साहब वो भी बड़े जोर से 4 बजे का तांडव कर रही है ना। नीट का पेपर 2 से 5 बजे होगा, हम देख लेंगे उसमें क्या तीर मारेगी क्या मारेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे ले, वो एडवर्टाइजमेंट मत कर। तू कोई अकेला या अकेली तो क्लास लेगा नहीं, बाकी लोग भी तो क्लास लेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ ले। 4 बजे वाली क्लास में ये चीज नहीं पढ़ाई जाएगी जो अभी पढ़ाई जा रही है ना। वहां पे नई कंसेप्ट होगा, नया टॉपिक होगा, नई क्लास होगी। तो अभी वाले में निहाल कर ले कि ये सोचे कि अभी नहीं पढ़ रही तो 4 बजे पढ़ लेंगे। मतलब यार अजीब अजीब तरह के झड्डू आ गए यार। मतलब कई बार तो ये आता है कि घर वाले कैसे कैसे नमूनों से डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। अरे डॉक्टर की लाइफ तो वेल डिसिप्लिन्ड होती है। जो आदमी 1.5 घंटे की क्लास में शांति से बैठ के नहीं पढ़ सकता, वो ऑपरेशन थिएटर में मान लीजिए 5-6 घंटे ऑपरेशन करना हुआ तो वो तो बेहोश गिर जाएगा। खोपड़ी खोल दी कह देगा अब मेरा मूड नहीं भाई, मैं बोर हो गया। अरे भाई तेरी बोरियत को दूर करने के लिए क्या हम चिकनी चमेली पे आइटम नंबर करके दिखाएंगे क्या? पेशेंट को डील तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो ऑपरेशन 6 घंटे में हो चाहे 10 घंटे में हो। पता चला कि डॉक्टर साहब का मूड खराब हो गया, उसका मूड नहीं है, उसकी भाई साहब खोपड़ी खुले पड़ी है, भाई साहब उसके पेट है वो चिरा के फाड़ रखा है, आंतियां किधर पड़ी है, वृक्क किधर पड़े, लीवर किधर पड़ा है। और मैडम और सर ये जो घोचूराम थे 4 बजे वाले, इन्होंने कहते मूड नहीं 4 बजे देखेंगे। हेलो भाई साहब, ऐसे नमूने को डॉक्टर बनना चाहिए। तुम बताओ, मतलब डॉक्टर का प्रोफेशन बड़ा भाई साहब रॉयल प्रोफेशन है। आप बताओ, अगर आपका कोई रिश्तेदार है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आपका कोई परिजन हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर को ऑपरेशन करने में 4 घंटे लग रहे हैं, आप मेरे को बताओ अगर वो डॉक्टर कह दे 1 घंटे के बाद अब मेरा मूड नहीं है, तो क्या आप उसे सही बोलेंगे कि गलत बोलेंगे? ये फैसला आप करके बता दे मुझे। आप बता दो, चलो आप पे छोड़ा कि वो डॉक्टर कहते हैं अब मूड नहीं है भाई साहब, मूड ऑफ हो गया, बाद में करेंगे, अपन शाम सुम को देखेंगे, आज मूड नहीं है कल देखेंगे, छोड़ दिया खोपड़ी को खुला हुआ। भाई साहब आप बताओ ये सही बात है कि गलत बात है? आप कहोगे नहीं सर गलत बात है, एकदम गलत बात है। भाई वो एक इंसान जो है वो एक परिवार की पूरी दुनिया है। तो अब बात समझिए ना बेटा कि जब जिंदगी में डॉक्टर बनने के बाद इतने भारी चैलेंज आएंगे तो अनुशासन जो होता है वो एक दिन में डेवलप नहीं होता। अगर अभी आप अनुशासित रहोगे तो आगे की जिंदगी भी अनुशासन में गुजरेगी। आप ऐसा मत सोचो कि अभी तो तुम बिना लगाम के घोड़े हो और बाद में कोई ऐसे छू मंतर करके जादू की छड़ी घुमाएगा और तुम्हारी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाएगी। बेटा मैनर्स और डिसिप्लिन यहीं से सीखने होते हैं, है ना। और स्कूलिंग जो है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जहां आदमी की एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो मैनर्स सीखता है, उसकी ग्रूमिंग। क्योंकि जैसे एक पौधा शुरू में जो होता है उसकी देखरेख वहीं पे डिपेंड करती है, बाद में पेड़ बनने के बाद तो वो आड़ा टेढ़ा कैसा भी जाए उसमें हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो ये बात ध्यान दे, ये झंडू है ना, तो फोकट की मोहमाया को छोड़े और ध्यान दे। ठीक है, इनको लपेटना था उनको लपेट लिया, अब अपन इनको ज्यादा घास नहीं डालते हैं क्योंकि जिनकी खुद की 2 पैसे की वैल्यू नहीं उनको ज्यादा वैल्यू देने से क्या मतलब है। हाँ भाई पढ़ाई करते हैं, अरे कर लेना पढ़ाई, कर लेना पढ़ाई, चले भाई। पढ़ाई कर लेते, चलो भाई साहब करो पढ़ाई, आ जाओ। अब भाई साहब हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? एपिडिडाइमिस के बारे में। एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, यस। एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, यस। आज अपन एक और भी काम कर लेते हैं, इन 1-2 झंडुओं को ब्लॉक भी करवा देते हैं। मैम आप मेरे को सुन रही होंगी, आप मेरे को सुन रही होगी, मैं 1-2 नाम ले रहा हूं स्क्रीन पे, जिनके नाम मैं लूं उनको परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिए। आज के बाद वो मेरी क्लास में नजर नहीं आने चाहिए क्योंकि ऐसे इडियट्स मुझे चाहिए नहीं क्लास में। यस, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं और कुछ झंडुओं को देख रहा हूं, है ना।
अगर कोई मिलता है तो भाई एक दो को तो हलाल करे यार, पूरी साल में एक को भी ब्लॉक नहीं कराया यार। नहीं तो लोगों ने भर भर के झंडों को ब्लॉक करा रखा है, उनके मैसेज पे मैसेज आते हैं, सर प्लीज मैंने कोई गलती नहीं करी थी, मैंने फलानी नहीं करी थी, एक दो काम तो मैं भी करूं पुण्य का। हाँ यार, एक दो काम देखता हूं। कहां गायब हो गए भाई, आओ कोई तो आओ। ये आयुष कश्यप नाम का बच्चा है, इसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है मैडम, इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिए ताकि हमेशा खाना ही खाता रहे, है ना। इसको ब्लॉक कर लीजिए, यस, परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिए, मेरी क्लास में कभी नजर नहीं आना चाहिए, यस। आयुष कश्यप नाम का लड़का कंप्लीटली बंद, कभी नजर नहीं आना चाहिए क्लास में। हाँ और देखते भाई, और आओ आओ। हाँ एक दो को और देख लेते हैं यार। हाँ आज दिन भी अच्छा है, सही कह रहा है विशाल भाई, आज बढ़िया दिन है, एक दो को लपेट लेते हैं। गायब हो गए हैं, देखा तुम्हें भाई का खौफ। मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि अपने को ऐसा करना क्यों है, पढ़ाई करनी तो करो ना, नहीं करनी तो क्लास बंद करके बैठ जाओ। कोई कह रहा है मुझे मुझे भूख लगी है, कोई कह रहा है प्यास लगी है, कोई कह रहा है चाहिए, अरे क्लास छोड़ो चला जाए, यहां ड्रामे कौन कर रहा है। यहां कोई तुम्हारी मम्मी नहीं बैठी है ना, हम तुम्हारे घर के मजदूर लग रहे हैं कि हम तेरे लिए साहब बहुत महान काम कर रहा है, तू पढ़ाई वैसे भी नहीं कर रहा, चैटिंग में बिजी है, तो खाना ही खा ले कम से कम, शरीर को तो शांति से रहे। हाँ बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। अब सारे पढ़ने वाले बच्चे बच गए, वो झंडू लोग गायब हो गए, यस आ जाओ भाई। अब अपन इत्मीनान से पढ़ते, देखिएगा हो गई ना मोए मोए, देखा भाई का खौफ, है ना, खौफ लाला बन गया अपन तो। चलो रसगुल्ला आर्मी देखो, अब मुझे दो चीजों के बारे में बात करनी थी, एक अधिवर्षण के बारे में और एक इस शुक्रवाहक के बारे में। मैं दोनों के बारे में बात करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपसे, वो बात कर रहे हैं इस अधिवर्षण के बारे में। मेरे बच्चे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अधिवर्षण के बारे में। देखिए हमने बोला अधिवर्षण कहां होता है, प्रत्येक वर्षण की पृष्ठ सतह पर होता है। वर्षण कितने होते हैं, दो, तो अधिवर्षण की संख्या भी कितनी होगी, दो। तो पहली बात तो ये कि ये अधिवर्षण जो होगा इनकी संख्या दो होगी, मतलब ये अपने पास होंगे, वो होंगे एक जोड़ी। अधिवर्षण कितने होंगे, संख्या में होंगे दो, मतलब होंगे एक जोड़ी। कहां पर होंगे, हमने बोला प्रत्येक वर्षण की, प्रत्येक वर्षण की पृष्ठ सतह पर स्थित, बोला सर ठीक है। बेटा ये अधिवर्षण होते हैं, ये बहुत ज्यादा कुंडलित होते हैं, बहुत ज्यादा कुंडलित होते हैं, एक स्प्रिंग की तरह घूमे हुए होते हैं। तो हमने बोला अधिवर्षण कैसे है, हमने बोला अत्यधिक कुंडलित संरचना, अत्यधिक कुंडलित संरचना, ये बहुत ज्यादा कुंडलित होते हैं, अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है किसकी, अधिवर्षण की। अधिवर्षण जो है उनकी संरचना भी क्या होती है, बहुत बहुत ज्यादा कुंडलित संरचना होती है, कुंडलित संरचना होती है। अब सवाल था गुरुजी एक बात बताओ, क्या अगर कोई मेरे से कहे कि भाई ये अधिवर्षण जो था, इस अधिवर्षण का कार्य क्या है, अगर कोई मेरे से कहे कि ये अधिवर्षण जो था, इस अधिवर्षण का कार्य बताओ सर, इस अधिवर्षण का क्या कार्य है, इस अधिवर्षण का क्या कार्य है, तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना बच्चे। ये अधिवर्षण का सबसे पहला काम है, अधिवर्षण जो था इसका सबसे पहला काम है, वो क्या काम है, वो काम है स्पर्म का संग्रहण करना, स्पर्म का संग्रहण करना, स्पर्म का संग्रहण करना, ये इसका सबसे पहला काम है कि ये स्पर्म को संग्रहण करता है, उन्हें पोषण प्रदान करता है। तो पहला काम स्पर्म शुक्राणुओं का संग्रहण करना तथा पोषण प्रदान करना,
ठीक है, दूसरा क्या काम? दूसरा क्या काम करता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म आते हैं, वो स्पर्म तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता होता कि तुम्हें कैसे अंडे के साथ निषेचन करना है। उन्हें अंडे के साथ निषेचन करना नहीं आता, तो अंडे के साथ निषेचन कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग कौन देगा? वो ट्रेनिंग उसकी होती है, वो इसी एपिडिडाइमिस में होती है। तो मैं कहूं कि शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन, फंक्शनल मैच्योरेशन कहां होता है? एपिडिडाइमिस में। तो हमने बोला स्पर्म्स का क्रियात्मक परिपक्वन करना, क्रियात्मक परिपक्वन करना, स्पर्म्स का क्रियात्मक परिपक्वन करना, यह भी किसका कार्य है? यह भी कार्य है अधिवृषण का। तीसरा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम, तीसरा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम, वो तीसरा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम वो क्या है? वो मेरे पास है डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। तो हमने बोला शुक्राणुओं का वियोगितार्जन, शुक्राणुओं का वियोगितार्जन, शुक्राणुओं का वियोगितार्जन, शुक्राणुओं का वियोगितार्जन। मतलब बोलो गुरुजी आप बताओ ये जो काम था इस काम में होता क्या है? इस काम में होता क्या है? बेटा ये जो वियोगितार्जन होता है इस काम में क्या हुआ आप मेरे को बताओ। मैंने कहा कि शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन कहां हुआ? जल्दी कमेंट करके बताओ शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन कहां हुआ? एपिडिडाइमिस में हुआ। शुक्राणु को यह सिखाया कि भैया तुम्हें चल के अंडे तक कैसे पहुंचना है और कैसे जाके तुम्हें अंडे के साथ निषेचन करना है। ये सारी ट्रेनिंग उसकी दी गई। वो ट्रेनिंग किसने दी? कहां पर हुई? वो सारी अधिवृषण में हुई। वो सारी कहां हुई? अधिवृषण में। ये काम हो गया क्रियात्मक परिपक्वन में। लेकिन एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, निषेचन की क्रिया जो संपन्न होगी वो संपन्न नर के शरीर में होगी कि मादा के शरीर में? जल्दी बताओ, निषेचन की जो क्रिया संपन्न होगी मेरे बच्चे वो नर के शरीर में होगी कि मादा के शरीर में? कहां पर संपन्न होगी? जल्दी बताओ, कहां पर संपन्न होगी? जल्दी बताओ। निषेचन की क्रिया संपन्न होगी वो नर के शरीर में होगी कि मादा के शरीर में? मादा के शरीर में सर। फीमेल के शरीर में सर? फीमेल के शरीर में सर। हाँ भैया फीमेल के शरीर में होगी। तो हम ये बताओ जो ट्रेनिंग यहां पे हमने स्पर्म को दी है, ये ट्रेनिंग सारी की सारी अगर फीमेल के शरीर में काम आएगी तो भैया हमें स्पर्म को रोकना होगा कि नहीं होगा? कि जो कलाकारी जो ट्रेनिंग हमने दी है वो ट्रेनिंग तो हम मेल के शरीर में अप्लाई करना मत शुरू करना, मेल के शरीर में अप्लाई मत करना। ये ट्रेनिंग तू जब शुरू करना जब तू फीमेल के शरीर में चला जाए। तो भैया कुछ ऐसा भी तो करना पड़ेगा कि स्पर्म जब तक मेल के शरीर में रहेगा, इस एपिडिडाइमिस में रहेगा, तब तक वो जो ट्रेनिंग दी थी निषेचन करने की, वो टैलेंट जो था स्पर्म का, उस टैलेंट को हम कहेंगे भाई थम जा, रुक जा, ये कलाकारी यहां नहीं दिखानी। तो वो रोकने का काम जो था कि भैया मेल के शरीर में तुम्हें वो कोई भी ट्रेनिंग जो हमने दी है उसको काम में नहीं लेना, उसे काम में कब लेना है? जब फीमेल के शरीर में चला जाए। उसे ही क्या बोलते हैं? शुक्राणु का वियोगितार्जन। कि हमने उनको ट्रेनिंग दी लेकिन हमने कह दिया रुक जा, हमने वो ट्रेनिंग देके वो ताकत देके और रोकने के लिए बोल दिया, उन पे प्रतिबंध लगा दिया। यही क्या था? वियोगितार्जन। वियोगितार्जन। तो कहने का मतलब कौन कौन सी चीजों को मेनली रोक दिया? सबसे पहले स्पर्म को गति करके कहां जाना है? अंडे की तरफ। तो हमने बोल दिया कि तू मेल के शरीर में गतिशीलता नहीं करेगा, खुद नहीं चलेगा, हम अपने आप तेरे को मेल के शरीर से बाहर फेंक देंगे, तुझे खुद स्विमिंग करने की, तैरने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें स्पर्म्स की गतिशीलता, स्पर्म की गतिशीलता का संदमन हुआ।
का संदमन हुआ। और दूसरी बात याद करो, जब स्पर्म अंडे से निषेचन करता है तो आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा एक्रोसोम की क्रिया होती है। स्पर्म में एक्रोसोम होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा एक्रोसोम क्या था, कैसे बना, क्या क्रिया होती है। तो वो एक्रोसोम की क्रिया जब तक नहीं होगी, जब तक निषेचन नहीं होगा, स्पर्म अंडे के साथ निषेचन करके युग्मनज जाइगोट नहीं बना पाएगा। तो उस एक्रोसोम की क्रिया को भी संदमित कर दिया। तो हमने बोला यहां पर दूसरा क्या काम हुआ, हमने बोला स्पर्म्स की एक्रोसोमल, स्पर्म की एक्रोसोमल क्रिया का संदमन, क्रिया का संदमन, स्पर्म की एक्रोसोमल क्रिया का संदमन, स्पर्म की एक्रोसोमल क्रिया का संदमन, स्पर्म की एक्रोसोमल क्रिया का संदमन। ये दोनों के दोनों काम कहां हुए? वो भैया हुए शुक्राणुओं की वियोग्यतार्जन में, डीकैपेसिटेशन में। तो ट्रेनिंग भी किसने दी? एपिडिडाइमिस ने दी। और ट्रेनिंग देने के बाद क्या कह दिया, जैसे हम अपनी फौज को, आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद क्या कहते हैं, भैया इस ट्रेनिंग को अपने ही देश के लोगों पे यूज नहीं करना। तो इसलिए इसने कह दिया कि जो ट्रेनिंग हमने दी है उसको मेल के शरीर में यूज नहीं करना, इसको यूज करना जब कहीं पे लड़ाई हो, किसी टेररिस्ट के खिलाफ काम में लेना या किसी दुश्मन देश के खिलाफ काम में लेना, अपने देश के लोगों के साथ काम में नहीं लेना। बस यही कहानी हमें बताई, यही कहानी हमें बताई। याद रखना। अब खुशी राव नाम की एक लड़की है ना, ये खुशी राव है, तो मैं भी राव साहब हूं। ये कह रही सर एनसीईआरटी से बाहर क्यों जा रहे हो? खुशी बेटा, नाम खुशी होने से खुशी नहीं मिलेगी। ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। थोड़ी सी अगर कभी जिंदगी में एनसीईआरटी पढ़ी हो तो याद रखना, एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि जब स्पर्म मादा के जनन मार्ग में चले जाते हैं तो उनका योग्यतार्जन होता है, उनका क्रियात्मक सक्रियण होता है। तो पहले यह तो पता होना चाहिए ना कि स्पर्म निष्क्रिय कहां हुए थे। सक्रिय तो तब करेगी ना किसी को जब पहले यह पता होगा निष्क्रिय कहां हुए थे। तो मैं वो बता रहा हूं कि वो सक्रियण एनसीईआरटी ने लिख रखा है। उस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले यह पता होना चाहिए कि निष्क्रिय कहां से हुए थे, क्योंकि जब वो सक्रिय होंगे तभी ये होगा। चले मैडम, ये मोहम्मद एहाद नाम का लड़का है, मूड एहाद नाम का, इसको परमानेंटली ब्लॉक करो, आप परमानेंटली ब्लॉक करो। तो खुशी राव, मेरी बात समझ में आ गई बच्ची? यस। ये कहां पे दे रखा है बेटा? एनसीईआरटी एक बहुत बड़ी बुक है, तो आप ये माने कि सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसको सब कुछ पता है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, नीट में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। तो आप उसके चक्कर में मत पढ़े, आप वो पढ़े जो पढ़ाया जा रहा है ना। सामने वाला बेवकूफ थोड़ी बैठा है यार, तुम अपने आप में कोई 1.5 शाना समझने लग जाते हो। 1.5 शाना नहीं समझना बेचा, ध्यान दे। यस, इतनी सी बात नोट करें पहले। यस, ये मूद एहाद नाम का लड़का, मैडम इसको परमानेंटली ब्लॉक कर देना, आज के बाद क्लास में नजर नहीं आना चाहिए। यस, हाँ, ये मोहम्मद एहाद क्या था, ऐसा ही कुछ नाम था, परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिए मैम। और मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे जी। स्क्रीनशॉट, जो नाम मैंने लिए उनका स्क्रीनशॉट की वो परमानेंटली ब्लॉक्ड है। खुशी, ओके बच्चे, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन कंसेप्ट को समझिएगा। यस, बात क्लियर है? ओके खुशी, थैंक यू, नोट किया। अब हम बात करते हैं, वो बात करते हैं किसके बारे में? वास डिफरेंस के बारे में, शुक्रवाहक के बारे में। तो अगली मैं बात आपसे करता हूं, वो किसके बारे में बात करता हूं? अगली बात मैं आपसे कर रहा हूं, वो कर रहा हूं बेटा इस शुक्रवाहक के बारे में, इस शुक्रवाहक के बारे में जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। शुक्रवाहक जिसे हम बोल रहे हैं वास डिफरेंस, मैं इसके बारे में आपसे अगली बात कर रहा हूं। बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से देखिएगा। यस, बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से देखिएगा बेटा। जब भी बोले कि शुक्रवाहक जो था, उस शुक्रवाहक का मतलब क्या है? जब भी बोले इस शुक्रवाहक का मतलब क्या है, दोबारा अपने डायग्राम पे चलते हैं।
यहां पे देखो ये शुक्रवाहक था, ये एक नली थी। ये नली कहां से निकली? हमने बोला एपिडिडाइमिस से निकली। अब एपिडिडाइमिस की संख्या कितनी थी? 2। तो नर के शरीर में इन वास डिफरेंस की संख्या भी कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। तो हमने बोला पहली बात कि ये शुक्रवाहक जो है ये कितने हैं? हमने बोला संख्या 2 है, मतलब 1 पेयर है। उत्पत्ति कहां से होती है? एपिडिडाइमिस के कोडा भाग से होती है। हमने बोला उत्पत्ति तो आप कहोगे एपिडिडाइमिस के कोडा भाग से, पूछेगा सर इसकी लंबाई, तो बड़े ध्यान से देखना, वो पूछेगा लंबाई। तो हमने कहा इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 30 से 45 सेंटीमीटर। कितनी होती लंबाई? 30 से 45 सेंटीमीटर, 30 से 45 सेंटीमीटर, ये है इसकी लंबाई। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, मैं एक नए डायग्राम पे चलता हूं और कहानी आपको सुनाता हूं। बेटा हमने बोला नर जो था उसमें 2 टेस्टिस होते हैं, 2 अधिवृषण होते हैं और 2 ही क्या होगी? वाश डिफरेंस। मैंने ये एक डायग्राम बनाया और ये डायग्राम जो था मैंने क्या काम किया, हमारी एनसीईआरटी माता ने ये डायग्राम दे रखा है। बड़े ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये हमारी एनसीईआरटी माता का डायग्राम है। एनसीईआरटी माता के डायग्राम का एक भाग मैंने बना लिया। मैंने इस साइड वाला एक भाग बना लिया, जैसा इस साइड होगा ऑब्वियसली वैसा ही इस साइड होगा। मैंने ये एक भाग हाथ से बनाया, ये ड्रॉ कर लिया। चले अब बड़े ध्यान से देखना, मैं इसमें पूरी कहानी आपको सुनाता हूं, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। पूछेगा सर आप बताओ इस डायग्राम में ये ग्रीन वाला क्या है? बेटा ये ग्रीन वाला जो हमें दिखाई दे रहा है ये एग्जैक्टली में वृषण कोश है। ये ग्रीन वाला क्या है? ये ग्रीन वाला मेरे पास है, ये वृषण कोश है। पूछेगा वृषण कोश में क्या होता है? याद करो इस वृषण कोश में ही तो होता है वृषण, जिसे अपन बोलते हैं टेस्टिस। मतलब ये लाल वाला मेरे पास क्या है? ये मेरे पास लाल वाला है, ये मेरे पास है टेस्टिस। हमने आपसे बोला था कि टेस्टिस की पृष्ठ सतह पर होता है अधिवृषण। टेस्टिस की पृष्ठ सतह पर क्या होता है? अधिवृषण। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीले रंग वाला अपने को दिखाई दे रहा है ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है अधिवृषण। ये मेरे पास है अधिवृषण। ये मेरे पास है अधिवृषण। मैंने कहा ठीक है। अब देखो हमने बोला था कि अधिवृषण नीले वाला है जो कि वृषण की पृष्ठ सतह पर स्थित है और इस अधिवृषण से ही निकलती है, वो क्या निकलती है? वास डिफरेंस शुक्र वाहक। तो अपने पास बेटा ये पीले रंग वाली ये जो नलिका दिखाई दे रही है यही मेरे पास है शुक्र वाहक। यही मेरे पास है शुक्र वाहक, दैट इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, यस बोला हाँ सर वास डिफरेंस है। अब बड़े ध्यान से देखना, याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि ये शुक्रवाहक जो थी ये उदर गुहा के अंदर जाएगी और कहां से होके जाएगी? स्पर्मेटिक कोड से होके जाएगी। तो एक बार मेरे बच्चे पिछले लेक्चर में जब हमने डायग्राम बनाया था उसमें स्पर्मेटिक कोड लिखा था, तो याद करो उस स्पर्मेटिक कोड में लिखा था कि इस स्पर्मेटिक कोड में पेशियां पाई जाती है, रक्तवाहिनियां पाई जाती है, तंत्रिका पाई जाती है तथा वास डिफरेंस शुक्रवाहक पाई जाती है। जल्दी से नोट्स खोलो और देखो क्या तुम्हें याद है? जल्दी से नोट्स देखो और बताओ क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? जल्दी से देखो बेटा, बताओ क्या तुम्हें याद है? बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा ये तो मेरे पास शुक्रवाहक है। इस डायग्राम में देखना ये हरे रंग वाली मेरे पास है, ये मेरे पास है मूत्रवाहिनी। ये मेरे पास क्या है? मूत्रवाहिनी। ये मेरे पास क्या है? मूत्रवाहिनी। ये भी मेरे पास क्या है? मूत्रवाहिनी। प्रत्येक किडनी से आई। ये भी मेरे पास क्या है? ये भी मेरे पास है मूत्रवाहिनी। ये भी मेरे पास है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी मूत्र को कहां पर लेकर डालती है? मूत्रवाहिनी मूत्र को डालती है मूत्राशय में। तो हमने बोला ये मेरे पास जो है ये मेरे पास है मूत्राशय। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है मूत्राशय। ये मेरे पास है मूत्राशय। बोला सर ठीक है। ये मेरे पास मूत्रवाहिनी है, ये मेरे पास क्या है? मूत्राशय। ये मेरे पास क्या है? मूत्राशय। अब बड़े ध्यान से देखना,
एनसीईआरटी के इस डायग्राम को देखो, एनसीईआरटी के इस डायग्राम को देखो, एनसीईआरटी के इस डायग्राम को देखो। एनसीईआरटी माता क्या लिखती है, एनसीईआरटी माता की ये डायग्राम का मैं आधा ही पार्ट बना रहा हूं बेटा, यहां पे आधा ही पार्ट बना रहा हूं। ये रही मूत्रवाहिनी, ये रही मूत्रवाहिनी, और ये रहा मेरे पास मूत्राशय, ये रहा मेरे पास मूत्राशय। तो हमने यही बनाया है यहां पे मूत्राशय। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि ये शुक्रवाहक जो थी ये स्पर्मेटिक कोर्ड से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है और मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती है। क्या बनाती है? मूत्राशय के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या बनाती है? लूप बनाती है। क्या बनाती है? लूप बनाती है। तो मैं ये लाइन लिख देता हूं कि ये क्या काम करती है। तो मैंने कहा कि ये जो शुक्रवाहक है ये स्पर्मेटिक कोर्ड से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। ये स्पर्मेटिक कोर्ड से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है तथा दूसरा क्या काम करती है? मैंने बोला मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती है। मूत्राशय के ऊपर क्या बनाती है? लूप बनाती है। ये मूत्राशय के ऊपर क्या बनाती है? लूप बनाती है। बेटा मूत्राशय को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं मूत्राशय को। मूत्राशय को क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। तो स्पर्मेटिक कोर्ड से होती हुई कहां गई? उदर गुहा में गई और फिर इस मूत्राशय के ऊपर क्या बनाया? लूप। देखो ये यहां से घूम के आई और फिर लास्ट में देखिए इसका ये अंतिम भाग जो था, ये अंतिम सफेद रंग का भाग देखिए। इस शुक्रवाहक का ये अंतिम फूला हुआ ये चौड़ा जो भाग है, इस चौड़े हुए भाग को अपन बोलते हैं एम्पूला। इस चौड़े हुए भाग को क्या बोलते हैं? एम्पूला। क्या बोलते हैं? एम्पूला। क्या बोलते हैं? एम्पूला। तो पूछेगा ये एम्पूला है क्या? तो मैं क्या कहूंगा? ये एम्पूला इस शुक्रवाहक का अंतिम फूला हुआ भाग है। तो हमने यही बोला कि जब भी पूछे इसके अंतिम फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, तो हमने बोला इसका अंतिम फूला हुआ भाग एम्पूला कहलाता है। अब सवाल तो ये था कि सर इसका अंतिम फूला हुआ भाग, ये भाग आपने बोला ये एम्पूला है। हां, इस एम्पूला में क्या होता है बेटा? एग्जैक्टली में यहां पे जो शुक्राणु बने थे वो एपिडिडाइमिस से निकले, अधिवर्षण से निकले, इस नलिका से होते हुए कहां पे आके इकट्ठे हो गए? इस एम्पूला वाले भाग में आके इकट्ठे हो गए। कहां पे इकट्ठे हो गए? इस एम्पूला वाले भाग में आके इकट्ठे हो गए। तो मैं ये कह दूं कि जब मेल के शरीर से बाहर स्पर्म निकलते हैं, मेल के शरीर से बाहर शुक्राणु निकलते हैं, तो वो कौन से भाग में से बाहर निकलते हैं? इस एम्पूला में से। तो जब भी बोले इस एम्पूला का कार्य, तो मैंने बोला ये एम्पूला क्या है? शुक्रवाहक का अंतिम फूला हुआ भाग है। तो हमने बोला ये क्या है? हमने बोला शुक्रवाहक का अंतिम फूला हुआ भाग। ये शुक्रवाहक का क्या है? अंतिम फूला हुआ भाग है। क्या काम करता है? शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। हमने बोला ये शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। ये क्या कर रहा है बेटा? शुक्राणुओं का संग्रहण कर रहा है, शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। अब बड़े ध्यान से देखना, आपको यहां पे ये नीले रंग वाली संरचना पक्का दिखाई दे रही होगी बेटा। यहां पे आपको ये जो नीले रंग वाली संरचना मेरे बच्चे दिखाई दे रही है, इस नीले रंग वाली संरचना को क्या बोलते हैं? इस नीले वाली संरचना को बोलते हैं शुक्राशय।
सेमिनल वेसिकल, इसे ही बोलते हैं शुक्राशय। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं शुक्राशय, इसे ही हम बोलते हैं शुक्राशय, दैट इज सेमिनल वेसिकल। इसे ही हम बोल के चलते बेटा शुक्राशय, इसे ही हम क्या बोल के चलते हैं? शुक्राशय बोल के चलते हैं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। अरे राधे राधे भाई, इंग्लिश ही आ रही है, काम काम की सारी बातें इंग्लिश में ही आ रही है मेरे दोस्त। यस, और हिंदी भी साथ में लिख रहा हूं। ये है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल जो है ये मेरे पास है शुक्राशय। अब शुक्राशय कहां पर स्थित होता है? बड़े ध्यान से देखना। वो गाना सुना है, चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। यस, शुक्राशय जो है ये मेरा हाथ है, ये मान लीजिए मेरे पास है मूत्राशय। शुक्राशय को ऐसा देख रहा है जैसे मूत्राशय के पीछे से ऐसे झांक रहा हो। तो जब हमने कहा कि ये सामने वाले हाथ मूत्राशय है और शुक्राशय उसके पीछे से ऐसे झांक रहा है, देख लो ऐसे मुंडी निकाल के झांक रहा है, तो मैं कह दूं कि ये शुक्राशय क्या काम कर रहा है? हमने बोला ये मूत्राशय के पीछे स्थित है, ये मूत्राशय के पीछे स्थित है। कौन? शुक्राशय। कौन? शुक्राशय। और ये मेरे पास जो आ रही है, ये जो मेरे पास लाल वाली है, ये शुक्राशय की नलिका है। ये लाल वाली है मेरे पास है, ये मेरे पास है शुक्राशय की नलिका की नलिका। ये मेरे पास है शुक्राशय की नलिका। आप बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से आप देखिएगा। हमने बोला बेटा ये नीले रंग वाला जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा मूत्र मार्ग है। ये यहां से लेके यहां तक का पूरा क्या है? मूत्र मार्ग है। आप देखो ये हरे रंग की नलिका पे ध्यान दीजिए, इस हरे रंग की नलिका पे ध्यान दीजिए, इस हरे रंग की नलिका पे ध्यान दीजिए। यस, हरे रंग की नलिका पे ध्यान दीजिए। ये हरे रंग की नलिका किस किस के जुड़ने से मिली? शुक्राशय की नलिका प्लस आप देखो ये शुक्रवाहक का एम्पुला वाला भाग या शुक्रवाहक, इन दोनों के मिलने से ये हरे रंग की नलिका बनी। बेटा इस हरे रंग की नलिका को अपन बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, दैट इज स्खलन नलिका, स्खलन नलिका, दैट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसे ही बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका। तो जब भी बोले कि बताओ स्खलन नलिका कहां खुलती है और किस किस के मिलने से बनती है, तो मैंने बोला स्खलन नलिका किससे बनी? हमने बोला ये कहां कहां किस किस के मिलने से बनी, तो हमने बोला यहां पर शुक्रवाहक, शुक्रवाहक और शुक्रवाहक का कौन सा भाग? जिसको बोलते एम्पुला, प्लस दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी शुक्राशय की नलिका, की नलिका। बेटा जब ये दोनों मिल गई, बेटा जब ये दोनों मिल गई तो अपने पास किसका निर्माण हुआ? तो अपने पास इस स्खलन नलिका का निर्माण हुआ, इस इजैक्यूलेटरी डक्ट का निर्माण हुआ। तो जब आप एनसीईआरटी माता पढ़ोगे बेटा तो क्लियर लाइन लिखी मिलेगी कि शुक्राशय से आने वाली नलिका शुक्रवाहक से मिलकर इजैक्यूलेटरी डक्ट स्खलन नलिका का निर्माण करती है। और ये कहां खुलती है? हमने बोला ये मूत्र मार्ग में खुलती है, ये मूत्र मार्ग में खुलती है, ये मूत्र मार्ग में खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है, ये मूत्र मार्ग में खुलती है। बोला सर ठीक है। अब कहानी को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। हमने बोला अब ये मूत्र मार्ग था, इस मूत्र मार्ग में यहां पे आप देखिए आपको ये नलिका ये दिखाई दे रही होगी लाल रंग की ग्रंथि। बेटा यही मेरे पास प्रोस्टेट ग्रंथि है, यही मेरे पास क्या है? यही मेरे पास प्रोस्टेट
ग्रंथि है। याद करो मैंने बोला था कि शुक्राशय जो है उनकी संख्या तो कितनी होती है, 2, लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या एक ही है। प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या एक ही है। ये एक इधर एक इधर, ये एक इधर, ये अलग अलग नहीं है। एग्जैक्टली में ये मूत्र मार्ग था और ये मेरे पास जो थी वो प्रोस्टेट ग्रंथि थी, तो इसकी संख्या एक ही है। ये एक ही ग्रंथि के 2 भाग हैं, ये काटने की वजह से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या भी कितनी होती है, 1। हमने बोला यहां पर देखो ये पीले रंग वाली आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, ये पीले रंग वाली है, यही मेरे पास है काउपर ग्रंथि, 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 काउपर ग्रंथि यही मेरे पास है, जो कि एक जोड़ी थी। चले, हमने कहा कि अगर मेल को देखेंगे तो नर जो होता है उस नर का ये जो भाग है वो है सीसन। ये सीसन का नर क्या जो सीसन था, पीनिस था, ये उसका अंतिम भाग है। और हमने देखा इस नर के सीसन के शीर्ष भाग पर आप देखो आपको ये छिद्र दिखाई दे रहा होगा। ये क्या दिखाई दे रहा है, छिद्र दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है, छिद्र दिखाई दे रहा है। इसे बोलते हैं मूत्र जनन छिद्र, इसे बोलते हैं मूत्र जनन छिद्र, दैट इज यूरेथ्रल मीटस, मूत्र जनन छिद्र, इसी को बोलते हैं मेरे पास मेरे बच्चे यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस। मतलब यहां पे बात करके चलें तो ये मूत्र मार्ग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मूत्र मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, हमने बोला ये जो था ये मेरे पास था मूत्र मार्ग, ये मेरे पास क्या है, मूत्र मार्ग। बेटा याद करो, बड़े ध्यान से देखना इस मूत्र मार्ग की क्या कहानी है। देखो मूत्राशय में किसका संग्रहण हुआ था, मूत्र का संग्रहण हुआ था। मूत्राशय में मेरे बच्चे किसका संग्रहण हुआ था, मूत्र का संग्रहण हुआ था। तो जब तुम मूत्र विसर्जन करोगे, 3 इडियट्स मूवी का डायलॉग याद है, तो वो मूत्र कहां से होके निकलेगा, वो मूत्र जो था वो इसी भाग से होके निकलेगा, मूत्र मार्ग से होके निकलेगा। तो जब मूत्र विसर्जन करते हैं तो मूत्र इसी भाग से निकलता है, और जब स्पर्म बाहर निकलेंगे तो स्पर्म भी कहां से निकलेंगे, यही तो रास्ता था, इस रास्ते से यहां से आए, इस रास्ते से यहां से आए, मतलब वो भी इस मूत्र मार्ग से ही होके निकलते हैं। तो मैं ये कह दूं कि नर में ये मूत्र मार्ग जो होता है ये 2 काम करता है, ये मूत्र का भी संवहन परिवहन करता है और स्पर्म का भी परिवहन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मूत्र जनन मार्ग, मूत्र जनन मार्ग। तो मैंने बोला नर में यह है मूत्र तथा स्पर्म्स दोनों का संवहन करता है, अतः इसे मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। तो हमने बोला कि नर में जो शीशन होता है उस शीशन के बिल्कुल लास्ट में छिद्र होता है, वो एक ही छिद्र है जहां से मूत्र भी बाहर निकलता है और वहीं से वीर्या या मैं कहूं सीमन और स्पर्म भी बाहर निकलता है। इसलिए इस छिद्र को भी मूत्र जनन छिद्र या यूरिथ्रल मीटस बोल देते हैं, या यूरिथ्रल मीटस बोल देते हैं। अब मेरे को बता दो मेरे बच्चे, क्या मेरी इतनी सी कहानी क्लियर है? क्या ये डायग्राम का एक एक वर्ड जो था वो क्लियर है, एकदम क्लियर है? जल्दी मुझे बता दो। साबिदा बेटा, पीनिस की लेंथ जो होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है। यस, जनरली 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है। आगे आएगा यार। यस, और है भी ये फालतू की बात, अपने को लर्न रखने की जरूरत भी नहीं है। जैसा हमारे मुस्कान ने बताया था ना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आउट ऑफ नीट है। तो यार पार्टनर एक बात बताओ, अगर इतनी सी बात क्लियर है, डायग्राम से एक एक कंसेप्ट जो था वो दिमाग में छप गया, दिल में उतर गया और मस्त मस्त 2 नैनो में
चमक गया। मतलब मेरी मेहनत, मैं इतनी ताबड़तोड़ भाई साहब मेहनत कर रहा हूं, अगर वो मेहनत रंग लाई, अगर वो मेहनत काम आ गई, मेरी मेहनत मुझे, तो भाई साहब जल्दी से अपनी रसगुल्ली से कह दो, जल्दी से अपनी रसगुल्ली से कह दो कि अब भाई साहब तू दिल निकाल के फेंक दे, है ना। उसको कह दो कि तेरी सूरत में पूरा जहां मांग लिया, अरे तेरी सूरत में पूरा जहां मांग लिया, चाहत थी वो प्यार मांग लिया, हम भी खड़े थे खुदा के दर पे दोस्तों, सब मरे दौलत पे, और हमने तेरा हाथ मांग लिया, तेरा हाथ मांग लिया, तेरा हाथ मांग लिया। तो भाई साहब जल्दी से जल्दी से जल्दी से रसगुल्ले से कह दो, दिल निकाल के फेंक डाले, दिल निकाल के फेंक डाले। अगर एक एक कंसेप्ट क्लियर है, हमने शुक्रवाहक के बारे में जो जो कहानी एनसीईआरटी माता, अगर आप कोई पढ़ रहे होंगे साथ में, मैं भी पढ़ के बताऊंगा, वो सारी की सारी कहानी क्लियर है, तो जल्दी मुझे बता दे। यस, तो जल्दी मुझे बता दे, जल्दी मुझे बता दे। यस, चले। अब भाई साहब कहानी थी, सर एक बात बताओ। बोला क्या? आपने बोला कि इस वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। हमने कहा आप बता सकते हो कि वृषण के अंदर जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ, वो शुक्राणु जो था, उस शुक्राणु जो वृषण के अंदर बना था, वो कौन कौन से रास्ते से होके शरीर से बाहर निकला, कौन कौन से रास्ते से होके शरीर से बाहर निकला, शरीर से बाहर निकला। यस, मतलब वो कह रहा है शुक्राणु का मार्ग बताओ, शुक्राणु का मार्ग बताओ, शुक्राणु का मार्ग बताओ। यस बेटा, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, जबरदस्त जिंदाबाद होके देखिएगा। यस, चले। अब भाई साहब बात ये करते हैं कि शुक्राणु का मार्ग क्या था। मैं बेटा आगे चल के डील करूंगा, ये शुक्राशय है, इसका क्या कार्य है, इसके बारे में पूरी बात। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, इसका क्या कार्य है, इसके बारे में पूरी बात। ये काउपर ग्रंथि है, इसका क्या कार्य है, इसके बारे में बात। ये जो शीशन है, इसकी संरचना कैसी है, इसके बारे में बात। शीशन जो होता है उसका इरेक्शन कैसे होता है, पीनिस जो होता है शीशन खड़ा कैसे होता है, वो रिलैक्स कैसे होता है, वीर्य कैसे बाहर निकलता है, ये सारी बात मैं आगे करूंगा, है ना। अभी तो मेरे को केवल और केवल यही बात बतानी थी जितनी मैंने बता दी। आगे की बात मैं आगे करता रहूंगा बेटा, यहां चैप्टर खत्म थोड़ी हो रहा है, तो आप पेशेंस रखें। जब चैप्टर खत्म होगा, जब मैं कहूंगा कि नर जनन तंत्र खत्म हो गया, तो उससे रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि भाई मैं डाउटलेस टीचिंग करता हूं, मैं एकदम डाउटलेस टीचिंग करता हूं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैं जी तोड़ मेहनत करके बताता हूं, हर एक कंसेप्ट को सिखाता हूं, रट्टा मारने के लिए नहीं कहता। बड़े ध्यान से देखना। तो अब हमारे पास सवाल उठ के आया कि गुरुजी ये एनसीईआरटी का डायग्राम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि शुक्राणु का मार्ग बताइए कि शुक्राणु कहां से होता हुआ बाहर निकला। भाई मैं आपसे ही पूछूंगा, एक एक करके बात बताना। यहां पे चलते, हम सबसे पहले यहां पे चलते हैं। शुक्राणु बना किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां आया? ट्यूब्यूली रेक्टाई में। ट्यूब्यूली रेक्टाई से कहां आया? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से कहां गया? वासा इफिरेंसिया में। वासा इफिरेंसिया से कहां गया? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से कहां गया? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस में। इतनी कहानी तो यहां से नोट कर ले, उससे आगे की कहानी, इतनी कहानी तो यहां से नोट करी, और उसके बाद इससे आगे की कहानी, वो इससे आगे की कहानी, इस वास्ट डिफरेंस से आगे की कहानी इस डायग्राम से नोट कर लेंगे। तो चलो एक एक करके हम बात करते हैं कि शुक्राणु का मार्ग क्या था। हमने बोला शुक्राणु का निर्माण कहां हुआ? सबसे पहले हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां पे शुक्राणु का निर्माण हुआ। यहां से शुक्राणु कहां गया? हमने बोला ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो कहां आया? वो आया ट्यूब्यूली रेक्टाई में। वो कहां आया? वो आया ट्यूब्यूली रेक्टाई में। बोला ट्यूब्यूली रेक्टाई से कहां आया? ट्यूब्यूली रेक्टाई जाके खुली रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस में। बेटा इनकी सबकी हिंदी मैं ऑलरेडी थ्योरी में लिख चुका हूं। यस, और आपको कोशिश यही करनी है कि इंग्लिश में ही टर्म याद करनी है, क्योंकि हिंदी में याद करोगे तो नाम इतने सड़े रहेंगे भाई साहब, मुंह में झाग आ जाएंगे। रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस कहां खुला? हमने बोला ये रेटे टेस्टिस जो था ये कहां खुला? हमने बोला भाई साहब ये जो रेटे टेस्टिस है ये जाके खुला, ये खुला किसमें? वासा इफिरेंसिया में। वासा इफिरेंसिया में।
वासा इफिरेंसिया में पूछेगा कि ये वासा इफिरेंसिया जो थी, ये वासा इफिरेंसिया कहां खुली, ये वासा इफिरेंसिया जाके खुली एपीडी डाइमिस में, एपीडी डाइमिस में, एपीडी डाइमिस में। वासा इफिरेंसिया कहां खुली, ये जाके खुली एपीडी डाइमिस में। पूछेगा सर ये एपीडी डाइमिस जो है, ये एपीडी डाइमिस कहां खुला, याद करो ये एपीडी डाइमिस जो था ये कहां पे खुला भाई साहब, ये एपिडिडाइमिस जो था ये जाके खुला वास डिफरेंस में, जिसे बोला शुक्रवाहक, ये जाके खुला वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में, जिसको बोला शुक्रवाहक। पूछेगा ये शुक्रवाहक कहां खुला, आ जाओ डायग्राम पे बेटा। ये शुक्रवाहक का, ये एम्पुला किसका भाग है, शुक्रवाहक का भाग है। इस शुक्रवाहक जो था इसने शुक्राशय की नलिका के साथ मिलकर क्या बनाई, इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये किस में खुली, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुली, स्खलन नलिका में खुली। हमने बोला ये कहां खुली, हमने बोला ये जाके खुली, वो खुली इजैक्यूलेटरी डक्ट में, इजैक्यूलेटरी डक्ट में, इजैक्यूलेटरी डक्ट में। पूछेगा आप बताओ ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जो थी ये कहां जाके खुली। देखो भाई साहब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जो थी ये जाके खुली कहां पे, मूत्र मार्ग में। कहां जाके खुली मेरे बच्चे, मूत्र मार्ग में। तो हमने बोला ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जो थी ये जाके खुली कहां पर, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। गुरुजी इसको हिंदी में क्यों लिखा, इंग्लिश में लिख देते, येलो भैया, यूरिथ्रा। ये कहां जाके खुली, यूरिथ्रा में। अब यूरिथ्रा कहां खुला, हमने बोला यूरिथ्रा जो था वो यूरेथ्रल मीटस के द्वारा शरीर से बाहर, यूरेथ्रल मीटस के द्वारा शरीर से बाहर, यूरेथ्रल मीटस के द्वारा, हमने बोला बॉडी से बाहर, हमने बोला यूरेथ्रल मीटस के द्वारा कहा गया, शरीर से बाहर। भाई यही पूरा का पूरा, यही पूरा का पूरा स्पर्म का मार्ग है, यही पूरा का पूरा स्पर्म का मार्ग है। इसी रास्ते से स्पर्म जो था वो आता हुआ शरीर से बाहर निकलता है, इसी रास्ते से आता हुआ स्पर्म शरीर से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है। अब पूछेगा सर ये इतनी सारी नलिका है, इनमें से कौन सी नलिका जो थी जो कि वृषण के अंदर थी, हाँ वृषण के अंदर थी। तो मैं कहूंगा इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेके इस वास इफ्रेंसिया तक वृषण के अंदर स्थित, वृषण के अंदर स्थित, अंदर स्थित होती है, वृषण के 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 अंदर स्थित होती है। यहां से यहां तक अब डायग्राम में देख लीजिए भाई साहब, यहां पे ये बात क्लियरली है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी वृषण में, ट्यूब्यूली रेक्टाई भी, रिटेटेस्टिस भी, और ये वाला भाग भी वृषण के अंदर था जो वृषण से बाहर स्पर्म को लेके डाल रहा था एपिडिडाइमिस में। तो वृषण से बाहर का भाग कहां से शुरू होता है, एपिडिडाइमिस से लेके बाकी सारा का सारा जो था वो कहां स्थित होता है, वृषण के बाहर स्थित होता है, वृषण के बाहर स्थित होता है। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। यस ना बेटा यही नोट करनी, यही नोट करनी, वो एनसीईआरटी का जो डायग्राम बना के दे रखा था वो नोट नहीं करना, ये वाला नोट करना है, ये वाला नोट करना है। यस अब मेरे को बता दो,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर वासा इफिरेंसिया तक ये अंदर है। एपिडिडाइमिस तो बाहर है बेटा, बाहर, बिल्कुल वृषण से बाहर। एपिडिडाइमिस से लेके और ये पूरा का पूरा भाग कहां होता है? वृषण के बाहर। ये वृषण के अंदर नहीं होता, ये वृषण के अंदर नहीं होता। यस 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 भाई पहले वाली कौन सी कह रहे हो? ये स्लाइड नोट नहीं करनी, बाकी सब नोट करना है। ये स्लाइड नोट नहीं करनी, बाकी सब नोट करना है। नोट करिए, 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 नोट करिए। यस, अच्छा, अरे वाह यार, इस पर मैट्रिक लिखना था भाई। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू मेरे दोस्त, इस पर मैट्रिक कोड। थैंक यू मेरे भाई। भाई इस पर मैट्रिक करना, मैं शायद इस पर मी की लिख के चला गया जल्दबाजी में। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अरे वाह यार, तूने तो अच्छी बात बता दी। ये नोट करिए। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। तो अगर इतना चीज नोट कर लिया और तुम कहते हो तो क्या रसगुल्लों की अदालत पे चले क्या? अरे बोल दो ना, चले रसगुल्लों की अदालत के बारे में कर ले थोड़ी सी बात। क्या कहते हो मेरे दोस्तों? रसगुल्लों की अदालत के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। हाँ यार गुरुजी कर लो, क्योंकि अब तो ब्रेन बिल्कुल फटने वाला हो गया। हालांकि मुझे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और भी पढ़ानी थी, लेकिन भाई साहब रसगुल्लों की अदालत पे जाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम एनसीईआरटी माता की ये लाइन पढ़ ले। एनसीईआरटी माता की ये लाइन पढ़ ले। हमने यहां से बताई कि वयस्क के प्रत्येक वृषण में, ये कहां तक की बात मैं कर चुका था। अब बोला था कि प्रत्येक वृषण में वृषण पालिका कितनी होती है? लगभग 250, लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। 250, ये बात मैंने आपको बता दी थी, ये बात मैंने आपको बता दी थी। अब मैंने एक बात और बोली थी, मैंने बोला था ये शुक्रवाहक जो है ये मूत्राशय के ऊपर लूप बनाता है। आप देखो ये पीली पीला वाला जो दिखाई दे रहा है ये है मूत्राशय। ये क्या है? मूत्राशय। और ये जो आपके पास यहां से, ये मैं लाल रंग से बनाने की कोशिश करता हूं। यस, लाल रंग से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन जो जा रही है, ये लाइन देखिए लाल वाली, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है शुक्रवाहक। देखो शुक्रवाहक ने मूत्राशय पीले रंग वाले के ऊपर लूप बना लिया कि नहीं बना लिया? इस डायग्राम में वो चीज दिख रही है, इस डायग्राम में वो चीज दिख रही है। और इसी के आधार पे हमारी एनसीईआरटी माता ने भी बात करी है। और क्या बोली? ये कह रहा है प्रत्येक वृषण, बड़े ध्यान से देखना बेटा, एनसीईआरटी माता क्या बोली? एनसीईआरटी माता बोली प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर एक से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं शुक्र जनक नलिकाएं होती है। और ये शुक्र जनक नलिकाएं क्या करती है? शुक्राणुओं को पैदा करती है, शुक्राणुओं को पैदा करती है। बस बेटा इतनी सी बात ही करनी है, क्योंकि अब इसके अंदर की ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी केवल इतनी सी बात बतानी है, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये यहां तक की बात है, ये अगले लेक्चर में बताऊंगा, मैं यहां से करता हूं। ये कह रहा है पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत क्या आती है? रेटे टेस्टिस आते हैं, ये लिख रहा। इंग्लिश का ही नाम याद करने की कोशिश करना। शुक्रवाहिकाएं आती है, इंग्लिश का ही नाम याद रखना, वासा इफेरेंसिया। अधिवृषण आते हैं जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। शुक्रवाहक जिसे बोलते हैं वास डिफरेंस, जिसे बोलते हैं वास डिफरेंस। फिर क्या कह रहा है? कि वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। किसमें खुलती है? वृषण नलिकाओं के माध्यम से कहां खुलती है? शुक्रवाहिकाओं में खुलती है, वाहिकाओं में खुलती है। शुक्रवाहिका वृषण से चलकर कहां खुलती है? देखो ये शुक्रवाहिका है, ये कहां खुलती है? ये अधिवृषण में खुलती है। अब क्या करें? प्रत्येक वृषण की पश्च सतह पर स्थित होता है। पश्च सतह मतलब पृष्ठ सतह। पश्च सतह का मतलब यहां पे बेटा पृष्ठ सतह। पश्च सतह का मतलब होता है पृष्ठ सतह। पश्च सतह का मतलब होता है पीछे वाली, दैट इज पृष्ठ सतह पर स्थित होता है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए, शुक्रवाहक में की ओर बढ़ते हुए उदर की ऊपर की ओर जाती है। और यहां पे लिख रखा है मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती है। कौन? शुक्रवाहक है,
वो मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है शुक्राशय से एक नलिका आती है जिसको बोलते हैं शुक्राशय की नलिका, वो मूत्रमार्ग में स्खलन नलिका, इजैक्युलेटरी डक्ट, स्खलन वाहिनी, इजैक्युलेटरी डक्ट, स्खलन वाहिनी, इजैक्युलेटरी डक्ट, स्खलन वाहिनी के रूप में खुलती है। ये वृषण नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण करती है। तो ये कह रहा है ये नलिकाएं क्या काम करती है, वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण करती है तथा मूत्र मार्ग से इनको बाहर स्थानांतरित करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के सिसन के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है जिसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, मूत्र जनन छिद्र कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। बेटा इतनी सी बात ही मैंने आज के लेक्चर में बताई है और ये इतनी सी बात एनसीईआरटी माता की मैंने कवर कर दी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन सी बात एनसीईआरटी माता की अभी आपको नहीं पढ़नी है, वो ध्यान रखना मैं अभी आपको बता देता हूं। बेटा यहां से लेके और यहां वाला जो पैराग्राफ है ये नहीं पढ़ना है, प्लस हमने बोला कि आपको यहां से लेके और यहां तक वाला भी नहीं पढ़ना है। ये मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, तब समझ आएगा। अभी मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई है, जो पढ़ाई है वो आपके सामने मार्क कर दी है। बस इतनी सी बात पढ़नी है। और अगर एनसीईआरटी माता की इतनी सी बात क्लियर हो गई मेरे घोचू भाई, तो मुझे बता दे, मैं थोड़ा सा आगे चल दूं आपकी अपनी प्यारी लाडली रसगुल्लों की अदालत में। मैं आपकी अपनी प्यारी लाडली रसगुल्लों की अदालत में चलता हूं। हाँ लोकेश बेटा, फोर स्किन के बारे में जिसे बोलते प्रेप्यूसिशन आच्छद बात करेंगे बेटा, जब सिसन की संरचना पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। बस उस जितना मैंने बताया है आपको आज के लेक्चर में पढ़ाया वो सब मैंने बता दिया। जो चीज नहीं पढ़ाई या जो बात नहीं बताई आप मान लो कि आने वाले लेक्चर में मैं पढ़ा दूंगा। भाई ये चैप्टर बहुत बड़ा है, एक दिन में ही अगर सारे डाउट आएंगे तो मेरे भाई कैसे पढ़ाया जाएगा। भाई अभी तो वो चीज पढ़ाने तो दे, पहले पढ़ा दूं उसके बाद डाउट पूछना आप, तब मजा आएगा कंसेप्ट पढ़ने में, सीखने में। चलो भाई, तो एक बवंडर सा सवाल मैं आपकी स्क्रीन पे फेंकता हूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। मैं स्क्रीन की तरफ बड़ा बवंडर सा सवाल फेंक रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना और सवाल का जवाब देना। मैं आपकी तरफ बड़ा प्यारा सा जबरदस्त सा जिंदाबाद सा सवाल फेंक चुका हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा। यस आपका समय मेरे दोस्त शुरू होता है, वो शुरू होता है। लगाई भाई, सवाल लगाई, बहुत प्यारा सवाल है। आज मोटी मोटी बात करके चले तो आज के पूरे लेक्चर में हमने पढ़ाई यही बात है और यही बात हमने सवाल में पूछ ली। आज और कोई नई बात बताई नहीं। वृषण जालिका रेटे टेस्टिस को बोलते हैं। तो सारे ऑप्शन पढ़ना, हवा में मत मार देना। उसके बाद भी क्या दे रखा है ना, कभी एक पॉइंट पढ़ो और फिर मुंह में झाग आ जाए। सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने, उसके बाद जवाब देना है। सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद जवाब देना है। यस, आगे के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद जवाब देना है। यस, झंडू बाम की तरह मत लग जाना, नहीं तो फिर ऐसी तैसी हो जाएगी। देखो ये कह रहा है कौन सा सही मार्ग है। वृषण जालक रेटे टेस्टिस शुक्रवाहक वास्ट डिफरेंस में खुलता है। नहीं, ये तो इस शुक्रवाहिका में खुलता है, पहली बात गलत है। ट्यूबुलर रेक्टाई वृषण जालिका में, हाँ ट्यूबुलर रेक्टाई रेटे टेस्टिस में खुलती है। ये शुक्रवाहक में खुलता है। नहीं, ये शुक्रवाहक में नहीं, रेटे टेस्टिस तो शुक्रवाहिकाएं इसमें खुलता है और शुक्रवाहिकाएं फिर अधिवृषण में खुलती है। बात एकदम गलत है।
ट्यूब्यूल रेक्टाई वृषण जालिका में, वृषण जालिका शुक्रवाहिका में, शुक्रवाहिका शुक्रवाहक में नहीं, शुक्रवाहिकाएं जो है ये अधिवृषण में खुलती है और अधिवृषण से उत्पत्ति होती है शुक्रवाहक की, वास्ट डिफरेंस की। ये बात भी गलत, तो सही बात तो यही हुई। तो इसलिए उत्तर हो गए 4, उत्तर हो गए 4। जो झंडू बाम आंसर 1 कर रहे थे उन्होंने पहला ऑप्शन देखा और बस पहला वर्ड देखा और तुक्का मारने लग गए। अरे भाई पूरा पढ़ा दिया गया है, फ्लो चार्ट बनवा दिया गया है। वैसे वो चार्ट मुझे बनवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम में बहुत सारे गोचुमल बैठे हैं, वो फ्लो चार्ट बनवाने के बाद भी वो गंदगी मचाएंगे। फिर भी सत्यानाश कर दिया। उस फ्लो चार्ट से सीधा सवाल पूछा, फिर भी कर दी मोए 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 मोए। तो भाई साहब मैं ही मरूंगा क्या? ऐसे तो मार डालोगे यार तुम मेरे को। यस, कैसे काम चलेगा? देखो भाई साहब 27% जनता ने सही जवाब दिया, बाकी गोचुमल लगभग 50% ने ए आंसर कर दिया। अब मुझे नहीं पता भाई इतनी खतरनाक बायोलॉजी ये कहां से पढ़ गए, है ना। और जिन लड़कों ने जवाब दिया ये डिफेक्ट उन्हीं में होगा, ये उन्हीं में डिफेक्ट हो गए, है ना कोई डिफेक्टिव पीस है। भैया अच्छे डॉक्टर से मिलो, अगर तुम्हारे में ऐसा उल्टा सीधा मार्ग बना हुआ है तो अच्छे डॉक्टर से मिलो आप, है ना। बड़ा शर्मिंदगी का यार। नहीं नो, अगले सवाल की तरफ मूव करता हूं। ये लो अगला सवाल, बहुत आसान सवाल, ब्रह्मांड का सबसे आसान सवाल, है ना। पिछले सवाल में बहुत डिसअपॉइंट किया, एकदम ना खुशी व्यक्त करी। क्यों? क्योंकि बेहद बचकाना जवाब दिया, उतने की उम्मीद नहीं थी। इतनी आसान सी बात में भी अगर गड़बड़ हुई तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी, पूरे टाइम क्लास में बकवासबाजी करी है, या अभी अब आपने क्लास ज्वाइन करी है, घर वालों को धोखा दे रहे हो, टीचर को भी धोखा दे रहे हो, और उस धोखे का परिणाम तुम्हें खुद मिलेगा जब नीट का एग्जाम तुम्हें धोखा देगा। जवाब दो भाई, जवाब दो, सवाल का जवाब दो। पूछ रहा है सवाल में, शुक्राणुओं का संग्रहण व पोषण किसके अंदर होता है? जवाब दो। क्या बात? भैया इसका जवाब है एपिडिडाइमिस में होता है, अधिवृषण में होता है। एपिडिडाइमिस में होता है, अधिवृषण में होता है, अधिवृषण में होता है। और बेहतरीन यार, 83% जनता का सही जवाब। हाँ अब तुमने मेरा कर लिया यार। पिछले सवाल में ना तुमने मेरे को बड़ा गुस्सा दिलाया था, एकदम यहां खंजर मार दिया था यार। और मुझे वो शायरी याद आ रही थी जो मैंने पहले तुम्हें सुना भी दी होगी, कि उनके जख्म देने का अंदाज कुछ ऐसा है। अरे उनके जख्म देने का अंदाज कुछ ऐसा है, जख्म देकर पूछते हैं अब हाल कैसा है, देकर जहर हाथों में कहते हैं इसे पीना होगा, और पीने के बाद कहते हैं अब तुझे मेरे लिए जीना होगा, जीना होगा, जीना होगा। ये हालत थी यार, ऐसे नहीं यार। चलो तो इस बार भाई साहब, हाँ आज इस बार मैं थोड़ा खुश हुआ हूं। फर्स्ट पे आया है ये हमारा भाई साहब, ये हमारा स्काई सर का लाडला, लाल पीला धोला हरा गुलाबी हमारा गोचू भाई, है ना, है ना भाई। बुरा मत मानना, अपन मजे तो ऐसे ही लेंगे, किसी को गोचू बोलेंगे, किसी को गुल्लू बोलेंगे, है ना, किसी को झंडू बोलेंगे, मजे रखना भाई। कभी 5वीं क्लास की बच्ची तो मम्मा आज सर ने डांट दिया था, मम्मा मैं कल स्कूल नहीं जाऊं, ऐसे नहीं करना यार, है ना कभी। हाँ अपन लाड से प्यार से। ये भाई कबाड़ी वाला बाबू, अभी अपना कबाड़ी जुगाड़ी, हाँ ये अपना कबाड़ी जुगाड़ी भाई। देखो पहले पे गोचू, दूसरे पे कबाड़ी जुगाड़ी, और तीसरे पे रोहित है ना। ये है भाई साहब। अब देखते हैं भाई साहब यहां पर क्या क्या चलता है, क्या चलता है, आगे क्या होता है भाई। अगला सवाल दिखाया जाए, अगला सवाल दिखाया जाए, अगला सवाल दिखाया जाए। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पूरे 5 करोड़ का सवाल है। तो मेरे भाई जल्दी से सवाल का जवाब दो। और पापा की परियो तुम कहां गई रे चाशनियों, कहां गई, ये सारी की सारी चाशनी कहां गई? अरे जल्दी आओ भाई, 3 में 1 का भी नाम नहीं था चाशनी, कहां गई रे तू, कहां गई? आ कम से कम एक चाशनी तो वहां दिखाई देनी चाहिए यार। क्या कर रहे हो आप, ऐसे बेइज्जती ना कराओ। सारी चाशनी जल्दी जल्दी रेडी हो, ये चाशनी कहां गई यार, कहां गायब हो गई यार तुम सारी की सारी?
जागो नींद से जागो, ये देवियों जागो, तुम्हें नमन, कोटि कोटि नमन, जागो जागो देवियों जागो, जवाब दो। ये लो टाइम शुरू होता है अब। टॉप 3 में एक भी चाशनी नहीं है यार, ये तो बड़ा चोट लगने वाली बात कर दी आप लोगों ने। हाँ इस बार दिखाई दे रही है महिला शक्ति, यस ऐसे दिखाई दिया करो ना यार। अब ठीक है, अब माहौल सही जम रहा है। अरे अपने भाई गुल्लो तुम भी आ जाओ रे, कहां गए रे गुल्लो, आ जाओ मेरे भाई, तुम भी दिखाई दो, है ना। अब देख रहा हूं मैं चैटिंग बॉक्स पे सारी सारी चाशनी लोगों का कब्जा है, पूरे चैटिंग बॉक्स पे चाशनी लोगों का कब्जा है। हाँ अब कुछ कुछ गुल्ले भी दिखने लगे हैं, तभी बनेगा रसगुल्ले, रसगुल्ले गोचू तू भी आ मेरे बच्चे। देखते भाई साहब, चलो ये सवाल पूछ रहे हैं शुक्रवाक, शुक्रवाक मतलब वास्ट डिफरेंस, उस वास्ट डिफरेंस की उत्पत्ति कहां से हुई थी? एपिडाइमिस के, एपिडाइमिस के कोडा भाग से, उसके टेल भाग से, पूंछ भाग से हुई थी। तो देखो कोडा भाग, कोडा भाग, कोडा भाग, एपिडाइमिस का कोडा भाग पूंछ से हुई थी। आंसर ए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, चंदन ने इस बार कम बैक किया है। हमारा घोचू भाई दूसरे नंबर पे है, राजेंद्र तीसरे पे, राजस्टार चौथे पे, पीयूष पांचवे पे, वंशी का हाँ चाशनी दिखाई दी पांचवे पे, समीक्षा वंशी का छठे पे, समीक्षा सातवें पे, यस जो है वो 8वें पे, डॉक्टर सुभाष 9वें पे, और ये डार्क लोड, अरे मेरे भाई डार्क में मत रहे, अंधेरे में मत रहे मेरे भाई, उजाला वाला बन जा। अरे डार्क नहीं मेरे भाई, उजाले वाला बन जा, तू कहां अंधकार में जिंदगी जी रहा है। तो यहां पर 2 भाई साहब चाशनी है, बाकी सारे के सारे हमारे जो खटमल लोग हैं इन्होंने कब्जा कर रखा है, सारे के सारे खटमल लोगों ने कब्जा कर रखा है। चलो भाई देखते हैं, पापा की परियो जागो, बेहतरीन, लगभग 85% जनता का सही जवाब। मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई। भाई इतने ही सवाल आज कवर करे हमने, यस इतने ही सवाल आज के लेक्चर में कवर हो पाए हैं। अब बात थी सबसे पहले आपको एनसीईआरटी माता की रीडिंग मारनी है। मैंने तो पढ़ा दिया है, लेकिन एनसीईआरटी माता को पढ़ो, पहला काम ये आपको करना है। दूसरा काम, आपको एक डीपीपी बना के दी थी, उस डीपीपी को लगा लेना, उस डीपीपी को लगाओ। आपको जो डीपीपी बना के दी है उस डीपीपी को आप लगा लेना। तीसरी बात ये थी कि आप एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन दे रखा है 1 से लेके 15 तक, उन 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस को लगाना है, 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस को लगाना है। यस अब मेरे को बताओ रे, क्या इतनी सी बात ठीक है? क्या इतनी सी बात ठीक है? सारी की सारी चाशनी भी बोलेगी, सारे के सारे खटमल भी बोलेंगे, गोचू भी बोलेंगे, गुल्ले भी बोलेंगे, झंडू भी बोलेंगे, और गुल्लू बेटा भी बोलेगा, गुल्लू बेटा तू भी बोलेगा। जल्दी से बताओ, इतनी कहानी क्लियर है? तो इसी के साथ आज का ये जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर जो हुआ मेरे दोस्त, ये हुआ एकदम खत्म, एकदम खत्म। अब हम आपसे क्लास लेके मिलेंगे अगले वीक में मिलेंगे, और अगले वीक में आपसे मुलाकात हो पाएगी। तो ऐसे ही जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहे। जितना ताबड़तोड़ प्यार आप दे रहे हो भाई साहब, इससे भी ज्यादा प्यार मिलना चाहिए। आप लोगों की साइड से प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। गजब का प्यार देते हो, गजब का रिस्पेक्ट देते हो। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। जो इतने सारे इतने प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया। वैसे कई बार मैं तुम्हें डांट तो देता हूं, लेकिन बाद में लगता है यार गलत लपेट लिया, नहीं लपेटना चाहिए था। लेकिन फिर ऐसे लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा लपेटता रहूंगा ना, तब ठीक मामला है कि तुम इस डर में पढ़ाई तो करोगे कि नहीं ये तुम्हें लपेटेगा, नहीं तो सुनाएगा। नहीं तो पता चला कि मैं लपेट नहीं रहा, तुम पढ़ नहीं रहे, तुम गड़बड़ घोटाले करने लग गए, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ताबड़तोड़ पढ़ाई करते रहे, जबरदस्त पढ़ाई करते रहे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, और 1-2 ट्यूबलाइट हमारे नाम के आगे भी लगा दे, ताकि वो भी थोड़ा उजाले में आ जाए। तो मिलेंगे हम अब अगले लेक्चर में। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद।
है